Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology पंतनगर उत्तराखंड। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इस समय सॉइल फर्टिलिटी की सीरीज़ चल रही है और ये जो टॉपिक है इस समय फास्फोरस है। तो आई हैव अपलोडेड फास्फोरस साइकिल, तो आप उस लेक्चर को देख लें कि फास्फोरस साइकिल में हाउ फास्फोरस रिमेन इन सॉइल, ऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक फॉर्म, लेबाइल पूल, नॉन लेबाइल पूल, एड्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, प्रेसिपिटेशन, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल्स, कैसे ये फॉर्म एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं वो उसकी हम दो फॉर्म मानते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो और व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फॉर्म? किसी न्यूट्रिएंट को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और वो प्लांट की बॉडी में जाके मेटाबलाइज हो गया और कार्बन चेन के साथ उसने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज़ ऑर्गेनिक फॉर्म। मतलब वो न्यूट्रिएंट का प्लांट के अंदर किसी कंपाउंड का बनना, दैट इज़ ऑर्गेनिक फॉर्म। और इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या होती है? इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं दैट इज इनऑर्गेनिक फॉर्म। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट, अमोनियम इनऑर्गेनिक है, इसको प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, प्रोटीन बनाई, प्रोटीन इज ऑर्गेनिक फॉर्म। इसी तरह से फॉस्फेट आयन को एब्जॉर्ब किया, H2PO4 को एब्जॉर्ब किया, ATP बनाया, ADP बनाया, न्यूक्लिक एसिड बनाया, RNA, DNA, एस्टर्स बनाए, फास्फोलिपिड्स बनाए, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म है। सल्फर को एब्जॉर्ब किया, सल्फेट आयन को, एज सच सल्फेट आयन इज इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड दिस सल्फर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज ऑर्गेनिक फॉर्म। तो प्लांट में जो न्यूट्रिएंट रहते हैं दैट रिमेन इन जनरल ऑर्गेनिक फॉर्म। अब जब प्लांट की डेथ होती है, जब रेजिड्यू आते हैं सॉइल में, तो किस फॉर्म में रहते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं। तो जैसे प्रोटीन रहेगी या न्यूक्लिक एसिड्स रहेंगे तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब एज सच नहीं करता है। उसके लिए क्या करता होता है? ये डिकम्पोजिशन होता है, डिग्रेडेशन होता है बाय माइक्रोब्स और वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसी फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कन्वर्जन चलता रहता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म में और ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो आज जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ऑर्गेनिक पी, ऑर्गेनिक पी, ऑर्गेनिक पी फॉर्म इन सॉइल, ऑर्गेनिक फास्फोरस। ओके, जो फास्फेट आयन एब्जॉर्ब हुए उसको धीरे धीरे हम समझेंगे, पढ़ेंगे फास्फोरस के लेक्चर को। और वो जो प्लांट में जाके बनाते हैं एस्टर्स बनाते हैं। तो जो फास्फोरस जो होता है जनरली किस में रहता है? एस्टर्स बनते हैं एंड दिस ऑर्गेनिक फास्फोरस इज जनरली एस्टर्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है किसी एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द मेजर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फास्फोरस? एस्टर्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये कुछ टर्म अभी हमको जानने पड़ेंगे। व्हाट इज एस्टर? तो एस्टर क्या होता है? केमिकल कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कोहल। तो जब एसिड और एल्कोहल का जब रिएक्शन होता है, ओके, दिस मेक एस्टर प्लस वाटर। तो ये प्रोडक्ट किसके हैं? एक्चुअली में एसिड और एल्कोहल से कंबाइन होकर बना है एक्सेप्ट वाटर। अब यहां देखिए एसिड है तो जो एस्टर बनेगा एसिड से बनेगा। तो जो फास्फेट जो एस्टर्स बन रहे हैं किससे बन रहे हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो अब आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इससे जो एल्कोहल ग्रुप प्लांट के अंदर जो बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज नोन एज एस्टर। तो आपको समझ में हो गया एस्टर क्या है। अब इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसे आएगा? तो देखिए H2PO4 प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं या HPO4 डबल माइनस इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मेजर फॉर्म इज H2PO4। ये फॉर्म क्या होगी? प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होगी, प्लांट बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ एल्कोहल ग्रुप्स होंगे, वहाँ क्या बनाएगा? एस्टर्स बनाएगा। तो फास्फोरस की प्रॉपर्टी है। तो अधिकतर क्या बनाते हैं? एस्टर्स बनाते हैं। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर फॉर्म होगी फास्फोरस की, ऑर्गेनिक फॉर्म क्या होगी? एस्टर्स होगी। तो ये आपको समझ लीजिए। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक होता है आर्थोफॉस्फोरस एसिड। आर्थोफॉस्फोरस, यहाँ फोरिक नहीं होगा, फोरस होगा, दैट इज H3PO3। तो ये यूज नहीं होती है। किसी एग्जाम से पूछा सकता है उसमें ऑप्शन दे करके, एस्टर्स आर मेड बाय H3PO4, H3PO4 इस तरह से दिया सकते हैं। तो दैट इज H3PO4, ये फास्फोरस है। ओके, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड ये यूज नहीं होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज होता है। ओके, अब हम देखेंगे क्या क्या फॉर्म है प्लांट्स में। तो मैंने क्या बताया, जो मेजर किस में रहता है? एस्टर्स। और एस्टर्स कौन से हैं? फास्फेट एस्टर्स। तो फास्फेट एस्टर्स में भी जो एस्टर्स हैं, बहुत उसमें एस्टर्स हैं, जो मेजर है दैट इज इनोसाइटोल फास्फेट,
इनोसाइटोल फास्फेट। ये इसमें पूरी एस्टर्स की सीरीज होती है, फास्फेट एस्टर्स की सीरीज होती है। कभी कभी इनोसाइटोल को मायो इनोसाइटोल भी बोलते हैं, मायो इनोसाइटोल। और जो ये इनोसाइटोल वेरी कॉमन कंपाउंड होते हैं, मैमल्स में होते हैं, ब्रेन जो हमारे ब्रेन होता है उसमें रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं। इनोसाइटोल एक्चुअली में शुगर्स हैं, इनोसाइटोल शुगर्स हैं। तो ये इनोसाइटोल फास्फेट्स रहेंगे एस्टर्स में। तो अगर इसमें एक फास्फेट होगा तो मोनोफास्फेट, दो फास्फेट है तो बाईफास्फेट, तीन है तो ट्राईफास्फेट, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा और छः है तो हेक्साफास्फेट। तो जनरली ये क्या है, 6 कार्बन वाला है आइनोसाइटोल, 6 कार्बन होते हैं। तो इसमें C6 होता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने फास्फेट ले सकता है? एक भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, तीन भी ले सकता है एक कार्बन, और मैक्सिमम ले सकता है 6 ले सकता है। तो इन जनरल जो इसमें जो होते हैं वो हेक्साफास्फेट्स होते हैं, हेक्साफास्फेट्स, हेक्साफास्फेट्स। तो ये मेजर रहते हैं। कुछ पेंटाफास्फेट्स भी रहते हैं। ओके, और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल दैट इज फाइटिक एसिड। तो जो मेजर फॉर्म जो है दैट इज फाइटिक एसिड। तो ये कुछ आपको नए टर्म्स लग रहे होंगे कि अभी हमने एस्टर पढ़ा, इनोसाइटोल फास्फेट पढ़ा। इनोसाइटोल फास्फेट एस्टर को ही कहा जा रहा है। एस्टर सीरीज है, कई एस्टर्स होते हैं उसमें। तो इनोसाइटोल फास्फेट है और उसमें कई कंपाउंड बनते हैं, दैट इज फाइटिक एसिड। तो मेजर जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक का फास्फोरस का दैट इज फाइटिक एसिड। ये सीड में भी रहता है। प्लांट की जो मेजर फॉर्म कहाँ रहता है? सीड में रहते हैं, और प्लांट पार्ट्स में भी रहते हैं। इसका जो पोर्शन होता है दैट इज 10 to 15%, 10 to 50%। तो मेजर जो है वो इनोसाइटोल फास्फेट होते हैं। अब ये क्या होता है, ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है, माइक्रो एक्टिविटी से बनते हैं। अब ये एस्टर्स हैं, इनका बहुत जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होता है, इनके ब्रेकडाउन को बहुत एंजाइम्स चाहिए। तो इस कारण से एक तो इनका स्लो डिग्रेडेशन होता है। सेकेंड, दे मेक द स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन। तो जो भी प्रोटीन होगी सॉइल में उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अनदर, दे मेक इनसॉल्युबल साल्ट विद द एल्यूमिनियम एंड आयरन इन एसिडिक सॉइल। तो एसिडिक सॉइल में क्या रहता है, एल्यूमिनियम आयरन ज़्यादा रहता है, और वहाँ एल्यूमिनियम और आयरन के साथ ये साल्ट बना लेते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट, तब इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। एंड इन एल्कली सॉइल दे मेक कॉम्प्लेक्स विद द इनसॉल्युबल साल्ट विद द कैल्शियम। तो वहाँ फिर क्या होता है, फिर इसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। अगेन दे आर एड्जॉर्ब ऑन क्ले, मॉन्ट मोरेलोनाइट पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हैं उन पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, आयरन ऑक्साइड्स पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इससे मतलब जो प्लांट से जो फास्फेट एस्टर्स बने, इनोसाइटोल फास्फेट बने, उनका डिग्रेडेशन कम होता है। तो क्या सॉइल में आए, प्लांट से निकले सॉइल में आए, सॉइल में ही एज सच रहते हैं। दैट्स वाई देयर क्वांटिटी इज द हाईएस्ट, 10 to 50%। इस कारण से इनकी क्वांटिटी ऑर्गेनिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा है। अनदर इज फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, वो लिपिड्स जिनमें फास्फोरस जुड़ा रहता है, फास्फेट आयन जुड़ा रहता है, दैट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, बायो मेम्ब्रेन में, जितनी मेम्ब्रेन सब में क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो जैसे ही ये प्लांट का रेजिड्यू हुआ, उस पर माइक्रो एक्शन हुआ, और तुरंत क्या होता है, माइक्रोब्स उस पर अटैक करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं क्विकली। तो इनकी क्वांटिटी क्या है, हालांकि इनोसाइटोल फास्फेट से ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन तुरंत इनका डिग्रेडेशन होता है, तुरंत इनका डिकम्पोजिशन होता है। दैट्स वाई क्वांटिटी क्या होती है, सॉइल में कम रहती है, अबाउट 1 to 5%। तो अभी पूछा सकता है कि इनोसाइटोल फास्फेट सब सॉइल में सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनका डिग्रेडेशन कम होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं प्रोटीन के साथ, इनसॉल्युबल साल्ट बनाते हैं, तो उनका डिग्रेडेशन स्लो होता है। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फास्फेट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आप जानते हैं, मेजर न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं, आरएनए एंड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो लिविंग सेल है, हर लिविंग सेल में डीएनए आरएनए होगा। तो प्लांट की सेल है, उसमें डीएनए आरएनए है। प्लांट की जब डेथ हुई तो वो रेजिड्यू सॉइल में आए, तो डीएनए आरएनए भी उसमें से रिलीज होते हैं। एंड दिस डीएनए आरएनए तुरंत इन पे क्या होता है, माइक्रो एक्शन करते हैं, इसको डिग्रेड करते हैं। तो इस कारण से इनकी क्वांटिटी सॉइल में क्या रहती है, कम रहती है, अबाउट 2.5%। ओके, तो ये मेजर 3 फॉर्म है, और उसमें मेजर जो फॉर्म है कौन सी, इनोसाइटोल फास्फेट है, ये एस्टर्स हैं, इसको समझिए। फोर्थ इज वेरी स्टेबल एस्टर्स, वेरी स्टेबल एस्टर्स। ये एक्चुअली में सॉइल, उसमें प्लांट में तो नहीं होते हैं। ये क्या होता है, जो माइक्रोब्स इस पर एक्शन करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, कई तो अपनी बॉडी में सिंथेसिस करते हैं कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उसमें एस्टर्स का भी करते हैं। तो इसमें जो वेरी स्टेबल एस्टर्स बनते हैं वो जनरली बैक्टीरियल सेल वॉल से बनते हैं, और भी माइक्रोब्स हैं, लेकिन जो किसमें है, मेजरली बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इसका डिग्रेडेशन भी क्या होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत ही स्टेबल है, तो इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो अभी हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक फास्फोरस क्या है, ऑर्गेनिक फास्फोरस प्लांट में क्या है,
एस्टर्स हैं, एस्टर्स ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब हमने देखा कि एस्टर्स तो हैं, और क्या क्या कंपाउंड्स हैं, तो जनरली तो एस्टर्स रहेंगे। तो जो और कंपाउंड हैं वो क्या है, एनोसाइटोल फास्फेट, एस्टर्स की सीरीज है, इसमें भी कई होते हैं एनोसाइटोल फास्फेट में। मेजर कौन सा होता है, हेक्साफॉस्फेट होता है, तो ये कई एसिड्स बनाते हैं। मेजर कौन सा है, फाइटिक एसिड है। इसको देखिए, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है फास्फोरस की, फाइटिक एसिड है, और ये 10 to 50% रहता है। अनदर इज फास्फोलिपिड्स, बायोमेम्ब्रेन में, न्यूक्लिक एसिड एवरी लिविंग सेल में है, देन वेरी स्टेबल एस्टर्स बैक्टीरियल सेल वॉल में है। तो ये हमने जाना ऑर्गेनिक फास्फोरस की क्या क्या फॉर्म है। और सबसे ज़्यादा ये क्यों रहता है, एनोसाइटोल फास्फेट क्यों रहता है, क्योंकि इसका डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है, और इन सब का क्या है, फॉस्फोलिपिड्स न्यूक्लिक एसिड का वेरी फास्ट है, तो तुरंत माइक्रोल एक्शन होता है और ये डिग्रेडेड डिकम्पोज आते हैं, और सॉइल में इसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। तो अब मैं बताया कि माइक्रोल एक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक फॉर्म पे माइक्रोबियल एक्शन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जो फास्फोरस साइकिल में बताया था, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब इसको देखते हैं, इमोबिलाइजेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ये दैट मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन इज सिमिलर एज इन केस ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के केस में मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन होता है, दैट सेम अकर इन केस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के केस में भी वैसे ही बिल्कुल होता है जैसे नाइट्रोजन के केस में होता है। अगर आपने नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन मिनरलाइजेशन समझ रखा है तो फास्फोरस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक लेक्चर इस पे मैंने अपलोड कर रखा है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो फास्फोरस साइकिल में मैंने आपको बताया था कि इमोबिलाइजेशन रहता है, मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। तो देखिए ये क्या है, ऑर्गेनिक फास्फोरस, जो मैंने अभी आपको 4 फॉर्म बताई, उसमें मेजर के हैं 3 हैं, ठीक है। फास्फेट एस्टर्स हैं, फास्फोलिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब ये जो फास्फेट एस्टर्स हैं, इन पे माइक्रो एक्शन होगा फास्फोलिपिड्स पे, और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, इनऑर्गेनिक पी। इनऑर्गेनिक पी कौन सी है, H2PO4 सिंगल माइनस, दैट इज नोन एज प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। तो देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोफॉस्फेट। जब हम किसी एसिड में H निकाल देते हैं तो 8 बन जाता है, जैसे मैलिक एसिड से H हटा दें तो मैलेट, ऑक्सिलिक एसिड से H हटाएं तो ऑक्सलेट। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो ये क्या बना, ऑर्थोफॉस्फेट। इसमें से एक H और निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, HPO4 डबल माइनस। तो ये कहलाता है प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। अभी इसको पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक का जो हम पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे। तो इस पर देखिए माइक्रोबियल एक्शन हुआ, माइक्रोब्स ने उसको डिकम्पोज किया, और जो भी फाइटिक एसिड के अंदर फास्फेट आयन थे उसको निकाला, फास्फोलिपिड्स के अंदर जो फंसे हुए फास्फेट आयन थे, ये जो आयन थे उनको निकाला, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो H2PO4 किसी चेन में बंधे थे उनको निकाला। दैट प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, फास्फेट आयन रिलीज हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या होता है, जब फास्फेट आयन जुड़ता है, दैट इज नोन एज फास्फोराइलेशन। जैसे कि एनर्जी में जब जुड़ेगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा या फोटोफास्फोराइलेशन होगा। डी मतलब हटना, जब फास्फेट आयन हट गए, तो जो ऑर्गेनिक फॉर्म में जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें से फास्फेट आयन हट गया, तो दैट इज नोन एज डीफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ देखिए फास्फोरस के केस में मिनरलाइजेशन को हम डीफॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं। अब यही फास्फेट आयन किसको चाहिए, माइक्रोब्स को भी चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए। माइक्रोब्स इसको यूज कर लेते हैं और अपनी बॉडी में उसका सिंथेसिस कर लेते हैं, और ऑर्गेनिक फॉर्म का बनती है, माइक्रोबियल बॉडी के अंदर बनती है। तो देखिए जो ऑर्गेनिक फास्फोरस पहले कहाँ था, प्लांट के अंदर आया, फिर कहाँ गया, सॉइल में गया, उस सॉइल से माइक्रोब्स ने लिया, अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, फिर उसकी बॉडी से बाहर आ गया, फिर दूसरे माइक्रोब्स ने उसको अपने अंदर ले लिया। तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहाँ चलती है, सॉइल और माइक्रोबियल बॉडी के बीच में चलती है, ठीक है। तो अगर ये फास्फेट आयंस को माइक्रोब्स ले लेंगे तो दैट इज नोन एज इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन। तो ये मैं आपको बहुत पहले बता भी चुका हूं ऑर्गेनिक मैटर में, व्हाट इज मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। तो जैसे ही हम कोई कार्बोनेशियस मैटर डालते हैं, कोई कार्बन वाला मैटर डालते हैं, उस कार्बन से क्या होता है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है, उसका सेल सिंथेसिस होता है कार्बन से। अब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म बनता है, तो उसे नाइट्रोजन चाहिए। अगर उस रेजिड्यू के अंदर वो नाइट्रोजन है तो ठीक है, अगर वो नाइट्रोजन नहीं है तो क्या करता है, सॉइल से ले लेता है। तो वो सॉइल की नाइट्रोजन कहाँ चली गई, बैक्टीरियल सेल में चली गई, तो इसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। सिमिलरली फास्फोरस उसको रिक्वायर्ड है, फास्फोरस भी चाहिए न्यूट्रेंट, सल्फर भी उसे चाहिए। तो हमने रेजिड्यू डाला, माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ी, फास्फोरस नहीं मिला उसे रेजिड्यू से, तो कहाँ ले लेगा, सॉइल से ले लेगा। और वो सॉइल में जो फास्फेट आयन है, ये कहाँ थे, ये जो फास्फेट आयन सॉइल में कहाँ चले जाएंगे, माइक्रोबियल बॉडी में चले जाएंगे, तो वहाँ जाके उसमें लॉक हो गए।
तो ये दैट इज इमोबिलाइजेशन। तो इसका मतलब जैसे CN रेशियो इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से CP रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CP रेशियो, ओके। तो देखिए मिनरलाइजेशन इमोबिलाइजेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होता है केवल इमोबिलाइजेशन ही हो रहा है या दूसरा एंड पे केवल मिनरलाइजेशन ही हो रहा है, नहीं, कहीं इमोबिलाइजेशन चल रहा होता है, कहीं मिनरलाइजेशन चल रहा होता है पूरी सॉइल में। तो हम ये देखते हैं नेट रिजल्ट क्या आ रहा है कि हमको H2PO4 आयन सॉइल में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो मिनरलाइजेशन है, अगर घट रहे हैं तो वो इमोबिलाइजेशन है, मतलब कहाँ जा रहे हैं, माइक्रोवेल सेल में जा रहे हैं। इफ CP रेशियो इज लेस देन 200:1 देन इट इज नेट मिनरलाइजेशन। नेट मिनरलाइजेशन, इसलिए नेट शब्द इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पे इमोबिलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है। तो हम देखेंगे टोटल में क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर आप CN रेशियो देखें, रिकॉल करें CN रेशियो, ये CN रेशियो कितना था 20:1। CN रेशियो कितना था 20:1। यहाँ पे CP रेशियो कितना 200:1, 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर आपको CN रेशियो याद है तो CP रेशियो भी याद रहेगा। इफ CP रेशियो इज बिटवीन 200 to 300:1, तो ना तो नाइदर मिनरलाइजेशन नॉर इमोबिलाइजेशन, तो कोई नेट ना तो गेन होगा ना लॉस होगा। जो सॉइल में ऑलरेडी जो थी वो एज सच रहेगी, नो गेन और लॉस, ओके, नो गेन और लॉस। इफ CP रेशियो इज ग्रेटर देन 300:1, हमने रेजिड्यू ऐसा डाला कि उसमें कार्बन तो बहुत ज़्यादा था लेकिन फास्फोरस बहुत कम था, तो अब क्या होगा, कार्बन से माइक्रोवेल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो सेल के लिए क्या चाहिए, फास्फोरस चाहिए, उस रेजिड्यू में है नहीं, तो कहाँ ले लेंगे, सॉइल से फास्फोरस ले लेंगे जो हमने फर्टिलाइजर के थ्रू डाला था या ऑलरेडी फास्फेट आयन थे, वो कहाँ चले गए, माइक्रोवेल सेल के अंदर चले गए। तो ये लॉक हो गया फास्फोरस, इसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ क्या होगा, नेट इमोबिलाइजेशन, नेट इमोबिलाइजेशन। अब क्या होगा, ये बॉडी में चले गए, माइक्रोवेल सेल में हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन माइक्रोवेल कार्बन मटेरियल खत्म हो जाएगा, तो उसका सेल सिंथेसिस होगा नहीं, उससे फूड मिलेगा नहीं, तो वो बैक्टीरिया की माइक्रोस क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उस डेथ के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे माइक्रोस उस पर एक्ट करेंगे और उस प्रोसेस में क्या होगा, फास्फेट आयन रिलीज होंगे और ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस होगा। ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर में मैंने आपको बताया, उसको समझिए वहाँ से। तो CP रेशियो, इसका मतलब कि हम जो रेजिड्यू डाल रहे हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसका CP रेशियो कितना है। तो जनरली हम CN रेशियो पर ध्यान देते हैं, CP रेशियो पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम रेजिड्यू का अगर हम देखें कि अगर प्लांट रेजिड्यू में P इज लेस देन और मोर देन 0.3%, 0.3%, तब क्या होगा, तब मिनरलाइजेशन होगा। ये पूछा जा सकता है, मिनरलाइजेशन होगा। अगर P के हम केवल रेजिड्यू में बात करें, रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू, ओके। अब P इज लेस देन 0.2%, तो क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माना आपने 1 किलो ड्राई मैटर लिया, 1 किलोग्राम ड्राई मैटर लिया, रेजिड्यू लिया, तो उसमें 60% क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो इसमें क्या रहेगा, 600 kg क्या आ जाएगा, सॉरी 600 ग्राम क्या आ जाएगा। हमने ये 1000 ग्राम लिया है, नॉट किलो, ये 1000 ग्राम लिया, मतलब 1 किलो लिया हमने, तो उसमें 600 ग्राम क्या आएंगे, कार्बन आ जाएंगे। और अगर रेजिड्यू 0.3% है फास्फोरस, तो कितना आएगा, 3 ग्राम, 3 ग्राम फास्फोरस। अगर हमने 0.3% मानते हैं तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 600/3, दैट इज 200:1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेट मिनरलाइजेशन। इसलिए रेजिड्यू में 0.3% कहा गया है। अगर मान लीजिए 0.2% होता, 0.2% होगा तो कार्बन तो वही रहेगा 600 ग्राम, ओके, और 2 ग्राम क्या हो जाएगा, फास्फोरस। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, 300:1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमोबिलाइजेशन। तो रेजिड्यू का हम P कंटेंट ऐसा भी नहीं कि हम फिक्स कर सकते हैं, वो तो रेजिड्यू में रहता ही है। तो जब भी हम रेजिड्यू डालेंगे उसमें पहले इमोबिलाइजेशन होगा और थोड़ी देर बाद उसमें, थोड़े टाइम बाद उसमें मिनरलाइजेशन होगा, जैसे नाइट्रोजन केस में होता है। तो ये टेम्पररी लॉकिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए ये फिक्स हो गया इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइज होकर के मिनरलाइज भी होती है। तो जो फैक्टर देखिए CN, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे थे, वही सारे फैक्टर इसको भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, बैसिलस स्पीसीज, स्यूडोमोनास स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, और फंगस में देखें तो एस्परजिलस है, पेनिसिलम है, कई तरह के माइक्रोब्स इसमें इन्वॉल्व है। तो जो फैक्टर माइक्रोब्स को अफेक्ट करेंगे वही सब इसको प्रोसेस को करेंगे। तो हम फैक्टर में सबसे पहले क्या देखते हैं कि फास्फोरस कंटेंट क्या है, CP रेशियो क्या है। दूसरा,
वहाँ की पीएच क्या है। अगर न्यूट्रल पीएच है तो देखिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और बैक्टीरिया ही इन्वॉल्व होते हैं मेजर, तो वहाँ क्या होगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ मिनरलाइजेशन या इमोलेशन का चांस होने का ज़्यादा होगा। देन वहाँ क्या है, मॉइस्चर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, और कार्बोनेसियस मटेरियल ज़्यादा है तो डेफिनेटली इमोबिलाइजेशन होगा। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म और इनऑर्गेनिक फॉर्म को। लेकिन ये जान लीजिए कि जो भी हमने फर्टिलाइजर मान लीजिए डाला, हमने एसएसपी डाला है, डीएपी डाला, उससे फॉस्फेट आयन आएंगे, यही आयन तो आएंगे एसएसपी या डीएपी से। तो उसके बाद क्या है कि अगर उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम है तो ये फॉस्फेट आयन ऐसे ही रहेंगे। मान लीजिए उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, माइक्रोब्स क्या करेंगे, तुरंत इस फॉस्फेट आयन को यूज कर लेंगे, तो ये फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिक फॉर्म में। दिस इज द रीजन दैट द अप्लाइड और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। तो इन जनरल सॉइल में क्या रहता है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट अच्छा रहता है, नाइट्रोजन अच्छी रहती है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन अच्छी रहती है, तो हाँ जब भी हम फर्टिलाइजर डालते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो ये एक प्रॉब्लम है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ, वो किसमें कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब ये धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक फॉर्म रिलीज होती है। तो इस कारण से दूसरा क्या है, फॉस्फेट आयंस बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। तुरंत एल्यूमिनियम के साथ, आयरन के साथ, कैल्शियम के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं, फिर रिलीज नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेसल डोज सोइंग के टाइम पे हम सारा फास्फोरस दे देते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनिक फॉर्म बने धीरे 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 मिनरलाइज होकर अवेलेबल हो जाए, जो भी इनसॉल्युबल फॉर्म बने धीरे धीरे सॉल्युबलाइज होकर के प्लांट को अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ जो माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं, और ये माइक्रोब्स जो रिलीज करते हैं वो करते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इस एंजाइम को रिलीज करके फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं फॉस्फेटेज एंजाइम से। तो ये मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स किस तरह से इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि नाइट्रोजन के मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। तो ये आज हमने देखा कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस और कैसे जो है ऑर्गेनिक फॉर्म इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कौन सा फैक्टर है। तो ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेक्चर को देखने के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, क्योंकि अगर एक भी लेक्चर अगर आपको छूटा तो स्किप हुआ तो फिर आपको उसमें आगे की कंटिन्यूटी बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो लेक्चर को पूरा देखें और सीरीज से देखें। थैंक यू वेरी मच।